नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पैसों को सेव करना क्या इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है हमारे लाइफ में। आज हम बात करेंगे कि जो पैसा हमने सेव करके रखा हुआ है हमारे पास, उस पैसों को हमें सेविंग करके लिए रखना है या फिर उस पैसों को हमें इन्वेस्टमेंट करना है। सेविंग्स हो सकता है आप बचत, और इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका निवेश। तो पहले आपको एक चीज़ बता दूं, मैं ना तो मैं और ना ही कोई एक्सपर्ट आपको बता सकता है कि आपके लिए सेविंग ज़्यादा बेटर रहने वाली है या फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर रहने वाला है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर कि आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं क्या। आखिर वो कुछ भी हो सकते हैं। आपको कार परचेस करनी है, या कोई घर लेना है आपको, या कोई रिटायरमेंट प्लान करके रखा हुआ हो आपने, या आपको कोई ट्रेवल पे वेकेशन पे जाना हो, या आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना हो अपने लिए, या फिर आपकी वेल्थ क्रिएट करना हो। तो ये अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। इन गोल्स के ऊपर डिसाइड होता है कि आपको सेविंग करना ज़्यादा जरूरी होता है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से, कहाँ पे, किस फाइनेंशियल गोल्स के लिए हमारे लिए सेविंग अच्छा ऑप्शन रहेगा और कहाँ पे हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो हम इस चीज़ को सेविंग को और दूसरा हमारा इन्वेस्टमेंट को, इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग्स की। सेविंग्स क्या होती है कि जो पैसा हमने अर्न किया है उसका कुछ हिस्सा 10% या 20% हम पिगी बैंक में या फिर हमारे बैंक में डिपॉजिट कर रखते हैं, जहाँ पर हमारा पैसा सेफ रहता है। बेसिकली देखें हम तो जो सेविंग करते हैं हम, उसका जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है इमरजेंसी फंड क्रिएट करना। आपातकालीन स्थिति में आपको पैसा काम आ सके, या आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई हो जिससे कि आपको कैंसर हो गया हो, तो वैसा वहाँ आप काम में यूज़ ले सकते हो। या आपको कोई कार परचेस करनी है या कोई घर परचेस करना है, या इस टाइम जो कोविड-19 चल रहा है जहाँ पे आप लोग जॉबलेस हैं, तो उनकी जो बेसिक सर्वाइवल है उसके लिए पैसा अगर आपने सेव करके रखा हुआ है तो आप अब इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना होता है सेविंग का काम। दूसरी ओर देखते हैं अगर इन्वेस्टमेंट का हम, तो इन्वेस्टमेंट का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है आपका वेल्थ क्रिएट करना। मतलब समझ सकते हैं हम कि जो आपकी जो पूंजी है उसको आप और बढ़ाना चाहते हैं, पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट। बेसिकली आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि सेविंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह के फाइनेंशियल गोल के लिए हमें किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए, वहाँ पर आपका सेविंग बेस्ट रहेगा या फिर आपके लिए इन्वेस्टमेंट बेटर रहेगा। तो इसी को देखते हैं हम। तो बेसिकली हम इसको दो टर्मोलॉजी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, दूसरे होते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं, कुछ कम अवधि के लिए, जैसे 6 महीने या 1 साल या 2 साल तक के लिए। दूसरा होता है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, 20 साल या 30 साल या 40 साल, जहाँ पर जो होता है आपका कैश फ्लो आप लंबे समय के लिए चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। शॉर्ट टर्म गोल्स समझ लीजिए, आप कैसे कोई कार लेनी है, आपकी जो पुरानी कार थी वो खराब हो गई है, तो ये क्या होगा कि आपको नेक्स्ट 6 महीने या फिर 1 साल बाद कार परचेस करनी है। ये तो नहीं कि आप 10 साल बाद कार लेने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल्स है कि कम समय के लिए आप जिसको परचेस करना है जैसे, तो यहाँ पे आपके लिए सेविंग एक बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपको सेविंग में होता है कि आपका जो पैसा होता है वो पूरी तरह सेफ होता है। और आप शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि सेविंग ज़्यादा बेनिफिश होती है कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो कर जाए, लेकिन वहाँ पे चांसेस जो होते हैं इन्वेस्टमेंट के वो बहुत कम होते हैं। हो सकता है जिस टाइम आपको कार परचेस करनी है उस टाइम पे जो आपने स्टॉक में या रियल एस्टेट पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो पैसा डाउन में चल रहा हो, तो आपके लिए वहाँ पे मुश्किलें आएंगी कि आप किसी को परचेस नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। तो एक सेविंग एक बढ़िया ऑप्शन होता है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। दूसरा हो सकता है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें हम तो उसमें हम समझ सकते हैं जैसे रिटायरमेंट प्लान हो गया, हमें 30 साल बाद रिटायरमेंट लेना है। उसके बाद क्या होगा, जब हम काम नहीं करेंगे तो फिर जो हमारा सर्वाइवल होगा उसके बाद का वो किस तरह से चलेगा। उस टाइम पे अगर आपने पैसों को इन्वेस्ट करके रखा हुआ होगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपको जो पैसा होगा वो आपके लिए काम करेगा। समझ सकते हैं कि जो रिटायरमेंट से पहले जो क्या करते थे आप, कि आप काम करते थे, पैसा आप कमाते थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो आपका जो पैसा आपने जो कमाया हुआ है वो पैसा आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए इनकम जनरेट करके देगा। तो ये होते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। या फिर उसमें और एग्जांपल ले सकते हैं हम कि आपको अपने बच्चे की शादी करनी है, या फिर उसकी पढ़ाई का जो 18 से 20 साल बाद जब कॉलेज ग्रेजुएशन होगा उसका, उस टाइम पे काम आएंगे। तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स और ये होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं सेविंग्स के लिए, और जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो बेटर होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, कि आप वहाँ पर सेविंग कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास ऑप्शंस की, कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं पैसों को सेव करने के लिए और पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम बात करें पहले सेविंग के लिए, तो हमारे पास बैंक अकाउंट में आप अपना पिगी बैंक हो गया, अपना म्यूचुअल फंड्स हो गए, यहाँ पे आप पैसों को सेव करके रख सकते हैं। दूसरी ओर बात करें अगर इन्वेस्टमेंट की, तो आप पैसों को स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ETFs में, गोल्ड्स में, बॉन्ड्स में। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, यहाँ पे आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है आपकी रिस्क की और रिटर्न्स की।
तो जो रिस्क और रिटर्न्स की बात आती है, तो जो सेविंग होता है आपका, वहाँ पे जो रिस्क होता है वो बहुत लो होता है और जो रिटर्न होता है वो भी लो होता है। पर अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो हाई होते हैं थोड़े एज़ कम्पेयर टू द सेविंग, पर जो रिटर्न्स मिलते हैं हमको यहाँ पर वो भी थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सेविंग। अब इन्वेस्टमेंट थोड़ा लोगों को लगता है कि ये एक रिस्की है, जुआ है टाइप से, इंडियन जैसे बात चलती रहती है, पर रिस्क वहाँ पे होता है जहाँ पर आपको नॉलेज नहीं होता है। जैसे आप सिंपल समझिए, अगर मैं बात करते हैं एग्जाम्पल की, हम मान के चलिए आपको बाइक चलाना है। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बाइक कैसे चलाते हैं, क्लच कैसे कंट्रोल करते हैं, गियर कैसे डालते हैं, कैसे अप डाउन होता है, कोई आइडिया नहीं है, तो क्या आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो क्या? ऑफ कोर्स नॉट। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, थोड़ा नॉलेज देखना होगा उस चीज़ के बारे में। उसके बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिकल इस चीज़ को अप्लाई करके देखना होगा। धीरे धीरे करके आप उस चीज़ को सीखते हैं, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो जो रिस्क होते हैं एक्सीडेंट के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो यही होता है शेयर मार्केट में अपने, या रियल एस्टेट में, कहीं की भी इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको जब तक उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, जब तक नॉलेज आपने गेन नहीं किया हो और उस चीज़ को कोई प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया हो, तो आप किसी की बहकावे में आकर या खुद मतलब इमोशंस में आ जाते हैं कई बार हम कि ये शायद अच्छा करने वाली कंपनी, यहाँ पे शेयर्स अप होने वाले हैं, तो उस तरह से हम पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम फेल हो जाते हैं। तो रिस्क अगर आपको हटाना है इन्वेस्टमेंट में, तो आपको नॉलेज गेन करना होगा। और वॉरेन बफेट का एक बहुत ही बेहतरीन क्वाइट है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपको जीरो एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ पर, आप नॉलेज का, कि आपको वहाँ पे नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, पैसों को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करना होगा। जैसे इंटर ट्रेडिंग जो लोग करते हैं, तो वहाँ पर आपको नॉलेज की ज़रूरत होती है। उसी जैसे ग्राफ में देख सकते हैं हम इसका, जब पैसा बैंक में डिपॉजिट था हमारे पास, तो वहाँ पे जो था कि जो रिस्क था और जो रिटर्न था वो दोनों ही कम था। लेकिन जब जैसे जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन साथ में जो रिटर्न्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये ड्राइव करता है आपका रिस्क और रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप। इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, जिसे हिंदी में कहते हैं तरलता। ये एक और फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लिक्विडिटी एक्चुअली समझ सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए हम। जैसे मान लीजिए मेरे पॉकेट में अभी 100 रुपये रखे हुए हैं और मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये रखे हुए हैं। तो अगर मुझे कोई सामान परचेस करना है दुकान से, तो वो ईजी रहेगा मेरे लिए पॉकेट से पैसा लेके आना, क्योंकि अगर मैं बैंक जाऊँगा, वहाँ से पैसे निकालूंगा, फिर सामान खरीदूंगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि मेरा टाइम है और जो कन्वर्जन है वो बढ़ जाएगा। और जबकि मेरे लिए ईजी कहाँ से होगा, पॉकेट से पैसे देके आना। तो यही चीज़ आती है आपकी लिक्विडिटी तरलता में, मतलब कि आप कितनी जल्दी कोई चीज़ को परचेज या खरीद सकते हैं। तो यही होती है आपकी लिक्विडिटी। अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो वो होती है, कह सकते हैं आप इसका रेट ऑफ परचेसिंग कैपेसिटी, कि आप किस दर से चीज़ों को खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपका कन्वर्जन रेट और टाइम कम से कम यूज़ हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे अकाउंट में रखे हुए हैं इस बार 20,000 रुपये और मैंने 1 kg गोल्ड परचेस करके रखा हुआ है। तो जो बैंक में पैसे रखे मैंने अपने पास, वो मेरी सेविंग है 20,000 रुपये, और जो 1 kg गोल्ड जो मैंने परचेस करके रखा हुआ है, जो इन्वेस्ट किया मैंने इसके ऊपर, तो वो मेरे पास रखा हुआ है। तो उसकी कीमत मान लीजिए 3 लाख रुपये, 1 kg गोल्ड की कीमत अभी। तो इन्वेस्टमेंट है मेरा 3 लाख का और सेविंग है मेरे पास अभी 20,000 की। अब मान लीजिए मुझे एक टीवी खरीदनी है, तो मुझे टीवी खरीदनी है, तो अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी होगी मेरी, यहाँ पे वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं बैंक जाऊँगा, पैसे निकालूंगा और टीवी खरीद लाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 लाख रुपये अमाउंट ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन जो लिक्विडिटी, जो तरलता है इसकी, वो कम है, क्योंकि इसके लिए मुझे पहले उस गोल्ड को बेचना पड़ेगा, उसके लिए खरीदार ढूंढना होगा, वो गोल्ड बिकेगा, फिर मेरे पास पैसे आएंगे, फिर मैं सामान खरीद पाऊंगा। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी या तरलता की बात कर रहे हैं हम, वो एक्चुअली है क्या, सिंपल सा समझें इसको, कि आप कम से कम टाइम में कितना आप कन्वर्जन, कम से कम टाइम में और कम से कम कन्वर्जन में आप चीज़ों को परचेस कर सकते हैं। तो यही होता है आपका लिक्विडिटी, कह सकते हैं हम तरलता। तो इसमें बात कर रहे हैं हम, तो जो सेविंग होता है, यहाँ पे आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हाई लिक्विडिटी होती है और यहाँ पे लो लिक्विडिटी होती है। अब हम फाइनली जो हमने वीडियो अभी तक देखा उसको समराइज़ करें या उसका जो कंक्लूजन देखें उसका, तो एक साइड आपका सेविंग है, दूसरी साइड आपका इन्वेस्टमेंट है। तो ये डिपेंड कर रहा है आपका, मैं स्टार्टिंग में कहा था आपसे, फाइनेंशियल गोल्स पे डिपेंड करते हैं आपके। अगर आपके फाइनेंशियल जो गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म्स के लिए हैं, तो वो आप सेविंग बेटर ऑप्शन है आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। और अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करें, आपका जो रिटायरमेंट प्लान के बाद की बात कर रहे हैं, अगर आप 20 से 30 साल बाद, तो आपके लिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट एक बेटर ऑप्शन है। उसके बाद जो रिस्क होते हैं, यहाँ पे
लो रिस्क होता है, यहाँ पे रिस्क लेवल जो होता है वो हाई होता है, यहाँ रिटर्न लो होते हैं या रिटर्न हाई होते हैं। जो लिक्विडिटी की बात की थी हमने, तो लिक्विडिटी जो सेविंग होती है आपकी वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट। और एक चीज़ और है, अगर इस में देखें हम इसको कि जब आप सेविंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पैसा होता है वो सेफ होता है, एक तरह से कह सकते हैं आपका पैसा रखा हुआ रहता है, मूव नहीं करता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट में देखते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका पैसा होता है वो आपके लिए काम करता है एक्चुअल में। अगर हम देखें जनरली लोग करते क्या हैं कि हम नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं ताकि हम पैसा अर्न कर सकें। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो हमारा पैसा जो हम अर्न कर रहे हैं वो पैसा हम खुद हमारे लिए पैसा अर्न करके दें, तो लाइफ इजी नहीं हो जाएगी। तो हम बार बार जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो वो यहीं पे डिपेंड हो सकती है आपकी, या फिर आप तभी अचीव कर सकते हो उस चीज़ को कि जब आपका ये पैसा जो है वो आपके लिए काम करे, वो आपके लिए इनकम जनरेट करके दे। सो नाउ यू डिसाइड विच इज़ बेटर, टू लेट योर मनी स्लिप और लेट इट मूव एंड डू सम वर्क। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तभी आप फाइनेंशियल जो एजुकेशन को सीख रहे हैं हम उसको, जो बाद में जो फ्रीडम चाहिए कुल मिला के हमको एक वित्तीय आज़ादी चाहिए, वो हमें तभी मिल पाएगी। और इन्वेस्टमेंट में आपको अगर रिस्क फैक्टर को हटाना है तो आपको यहाँ पे जो एजुकेशन है, ये नॉलेज जो फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं बार बार, इसको आपको गेन करना ही होगा, तभी आप जो इन्वेस्टमेंट जो वेल्थ क्रिएशन की बात हो रही है उस चीज़ को आप अचीव कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को शेयर किए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।